साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति का टॉपिक चला हुआ है और आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका है। आज भी एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ये जो राष्ट्रपति की क्षमा करने की जो एक शक्ति मिली हुई है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्टिकल 72 में इसका वर्णन किया गया है और इसमें जो 5-4 शब्द आएंगे, आपको 4-5 शब्द हैं, उन पर भी थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करना यानी सस्पेंड करना, परिहार यानी रिमिट या लघुकरण करना, कम्यूट इसकी शक्ति, और ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेज। देखो, राज्यपाल के बारे में भी हम ये पढ़ेंगे, आगे चल के राष्ट्रपति के बारे में भी। तो राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा कम ही चर्चा करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा राष्ट्रपति है, लेकिन कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद करने से संबंधित होती है तो उनको कनेक्ट कर देते हैं, तो वो भी चीज़ देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 72 इस संबंध में प्रावधान करता है। ये जो क्षमा आदि की शक्ति है राष्ट्रपति को, तो वो कब मिलती है। देखो, वैसे तो हम अपनी न्यायपालिका के बारे में देखते हैं कि नीचे से ऊपर तक अपील करने का अधिकार है, बहुत से दायरे सीमित है, कौन सा केस है किस स्तर तक जा सकता है। बाकी बहुत से मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। केंद्र राज्यों के मामले हैं, मृत्युदंड का कोई मामला है या मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई मामला, और भी कोई बड़ा मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है या सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पास मंगा लेता है। वो सारी चीज़ें जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्षमा करने का जो राष्ट्रपति की शक्ति है, कहाँ से हमारे संविधान पर कहाँ से इसका प्रभाव पड़ा। तो एक तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसका इस पर प्रभाव है। एक हम आयरलैंड का संविधान को देखते हैं तो वहां पर अनुच्छेद 13 है। आयरलैंड का अनुच्छेद 13 का 6ठा खंड है, उसका हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रभाव है। और एक ये जो आपराधिक दंड संहिता 1898 है, उसका प्रभाव भी इस पर, ये हमारी क्षमादान की शक्ति पर है। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की जो है क्षमादान की शक्ति है, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। भाई, राष्ट्रपति को हमने पढ़ रखा है, ये नाम मात्र के ही होते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष हैं हमारे, तो ये सारे मामले गृह मंत्रालय देखता है। राष्ट्रपति तो एक तरह से कह सकते हैं उनके नाम से ये चीजें है, या वो एक लास्ट में अमली जामा पहनाते हैं इनको, या उनके नाम से ये क्षमादान की शक्ति है। बाकी तो पूरा का पूरा मामला गृह मंत्रालय देखता है, राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति ये नहीं है। अब देखो, अनुच्छेद 72 क्या कहता है, इसके एक एक शब्दों पर हम चलेंगे तो इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो जो अग्रलिखित, ये हमने यहां लिख रखी है, इनके बारे में, इनके मामले में दोष सिद्ध कर दिया है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति के दंड को क्षमा करना। क्षमा का मतलब पार्डन्स, उसका प्रविलंबन करना, रिप्रीव्स, विराम, रेस्पाइट्स या परिहार, रेमिशंस, या फिर ये कहें कि दंडादेश का निलंबन, सस्पेंड, परिहार, रिमिट या लघुकरण, कम्यूट कर सकता है। फिर एक बार देखो, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि जो आगे मामले लिखे हुए हैं, यानी ये 3 मामले लिखे हुए हैं, इन मामलों में अगर किसी को दोष सिद्ध कर दिया गया है, उस व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, उसका विराम या परिहार कर सकता है,
या फिर दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को है। तो ये जो क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन, परिहार, लघुकरण, इनको तो सबको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। बात है कि यहां पर लिखा हुआ है कि अग्रलिखित मामले, यानी कौन कौन से मामले हैं जहां पर राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है क्षमादान की। तो पहली शक्ति है सेना न्यायालय, यानी यदि दंड या दंड का जो आदेश है वो मिलिट्री कोर्ट ने दिया है तो भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, या जो भी ये सारा लिखा हुआ है वो राष्ट्रपति के पास शक्ति है। सेना न्यायालय के द्वारा सजा दी गई है उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। दूसरी बात, यदि दंड या दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है। संघ की कार्यपालिका, देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम बटे हुए हैं, सारा हमें पता है। केंद्र सरकार यानी केंद्र की कार्यपालिका वो काम करती है जो संसद को जो क्षेत्र में काम करने का अधिकार मिला हुआ है। राज्य की कार्यपालिका को वो अधिकार होते हैं जो वहां के राज्य के विधानमंडल को जो अधिकार मिला हुआ है उसी क्षेत्र में कार्यपालिका काम करती है। तो कोई भी ऐसा मामला जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है और उस बारे में किसी व्यक्ति को दंड मिला हुआ है, यानी ऐसे कानूनों का उल्लंघन किया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति में आता है और उसमें उसको सजा हुई है, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, यानी या उसको रोक सकता है, उसको सजा को कम कर सकता है। ये सारा तो हम आगे देखेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। आप क्षमा शब्द को ही समझो फिलहाल तो यहां पर। तीसरा एक मामला यह है कि मृत्युदंड, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, फिर चाहे वो मामला कैसा भी हो, चाहे वो संघ से संबंधित मामला हो यानी केंद्र से, या फिर वो राज्यों से, अगर मृत्युदंड का कोई मामला है तो राष्ट्रपति के पास वो मामला जा सकता है। राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है, सजा कम कर सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है, जो भी वो है विशेष परिस्थितियों में जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकता है। राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पर गृह मंत्रालय से है, या फिर हम सीधा सा भाई मंत्री परिषद, कार्यपालिका जो भी काम करती उनसे है। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 72 की जो मुख्य रूप से, देखो वैसे तो अनुच्छेद 72 में और भी बातें लिखी, बाकी वो आपके काम की नहीं है, सिर्फ हम यहीं तक देखते हैं। तो अब ये जो 4-5 शब्द मुख्य रूप से 5 शब्द है, इनको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है लघुकरण। लघुकरण क्या है? देखो इनके शब्दों से आप अंदाजा मत लगाना। अगर इनको नहीं पढ़ा है आपने तो वहां पर अगर इससे संबंधित प्रश्न आ जाए तो फिर वहां पर मत करके आना, छोड़ देना उस प्रश्न को। अगर आपने ये नहीं पढ़े हुए हैं, आपने केवल अनुच्छेद 72 को पढ़ा है, 72 में इन शब्दों को पढ़ा है, लेकिन प्रश्न इन शब्दों की परिभाषा से संबंधित आ गया। भाई हम पढ़ेंगे लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रविलंबन है, क्षमा है, इनको पढ़ेंगे हम। अगर इन शब्दों की परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न आ गया और आपने ये नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आप उस प्रश्न को छोड़ देना। अगर वो किया है तो वो गलत होगा। इस शब्दों से इसका अंदाजा नहीं लग रहा है, इसके अंदर की बात जो लिखी हुई है वो पढ़ रखी है तो ही आप करना। तो लघुकरण यानी कम्यूट, लघुकरण का मतलब है कि दंड की प्रकृति को बदल देना। हम सामान्यतः अर्थ ये लगाते हैं जब नहीं पढ़ा हुआ तो लघु करना यानी छोटा कर देना, सजा को कम कर देना, जबकि इसका अर्थ यह है कि दंड की प्रकृति को बदल देना। जैसे मान लो कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास में बदल दिया, मृत्युदंड दे दिया
तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। तो दंड की प्रकृति को बदल देना लघुकरण कहलाता है, कम्यूट कहलाता है। ये तो हो गया लघुकरण। दूसरा है परिहार, रिमिट या रेमिशन। परिहार स्पेलिंग की गारंटी नहीं है, बाकी जो भी है। परिहार, परिहार का मतलब यह है कि दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। प्रकृति तो वही रहेगी, यानी कठोर कारावास की सजा है तो कठोर की रहेगी, लेकिन 5 साल की है तो 2 साल कर दिया, 2 साल है तो 6 महीने कर दिया, 4 साल को 3 साल में बदल दिया। तो दंड की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा कम कर देना, यह परिहार है। अब है विराम, रेस्पाइट। रेस्पाइट प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, स्पेलिंग देख लो आप। तो विराम, क्योंकि कई बार इंग्लिश वर्जन, तो मैं तो वैसे भी कहता हूं इंग्लिश वर्जन आपको आना ही चाहिए। कई बार हिंदी शब्द जो हमने पढ़ रखा है उसकी जगह ऐसा शब्द दे दिया जाता है जो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि पेपर मुख्य रूप से इंग्लिश में बनता है, उसका फिर ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन तो हो सकता है गूगल ट्रांसलेशन से कर दें, तो पता नहीं क्या क्या अर्थ निकल के आ जाएगा। तो हमें कुछ तो मुख्य रूप से जो एक तरह से टेक्निकल वर्ड हैं या मुख्य मुख्य शब्द हैं, उनका इंग्लिश वर्जन भी हमें आना चाहिए। तो विराम, रेस्पाइट, इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने को दंड मिला है उस व्यक्ति की विशेष अवस्था के कारण उसको कुछ समस्या है, वो कोई विशेष स्पेशल केस है, तो उसके दंड की कठोरता को कम कर देना। स्पेशल केस कौन से हो सकते हैं? मान लो कोई गर्भवती महिला है तो उसको मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना, क्योंकि एक के साथ 2 व्यक्ति की मृत्यु हो रही वहां पर। अगर गर्भवती महिला को मृत्यु दंड दिया जाता है तो फिर उसके पेट में जो बच्चा है वो भी, उसको भी सजा मिलती है। तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड के स्थान पर उसको उसका आजीवन कारावास में बदल दे। दंड की प्रकृति को, मतलब विशेष अवस्था कारण, यहाँ प्रकृति से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ विशेष कारण है। प्रकृति तो बदले या उसकी मात्रा भी हो सकती है, प्रकृति भी हो सकती है, लेकिन यहां पर है कि व्यक्ति की विशेष स्थिति के कारण उसकी दंड की कठोरता को कम कर दे। किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास कर देना, ऐसा कर देना, यह कहलाता विराम। अब आप देखो 3 मैंने बताए, लघुकरण, परिहार, विराम। अगर ये शब्द वहां पर आएंगे ऑप्शन में तो क्या बिना पढ़े आप सही कर देते हैं? विराम का मतलब सीधा सा हम तो ये सोचेंगे रोक लगा देना। परिहार का तो अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। लघुकरण का मतलब, हम लघु का मतलब छोटा, छोटे का अर्थ लगा लेंगे। छोटे का मतलब कम कर देना का अर्थ लगा लेंगे, सजा को कम कर दिया, छोटा कर दिया। तो इस तरह से अपने मन से मत करके आना ये टॉपिक। और वैसे तो ये टॉपिक, ये मान लो आपके सब्जेक्ट में इससे रिलेटेड सवाल खूब आते हैं, आरएस में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं। बाकी गारंटी नहीं है कि आपकी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के पेपर में भी ना आए, खूब आ सकता है। 3rd ग्रेड में भी खूब कठिन पेपर आता है। सब इंस्पेक्टर का तो वैसे देखें, सीजीएल का लेवल तो आप बड़ा ही है इनमें, तो किसी भी 2nd ग्रेड तक तो आराम से यहाँ से आ सकता है। हाँ, 3rd ग्रेड में हो सकता है ना आए, तो 3rd ग्रेड वाले अगर यहाँ से पढ़ रहे हो तो इन शब्दों की परिभाषा को छोड़ सकते हो, इतना भी काफ़ी आपके लिए। बाकी हाँ, 2nd ग्रेड से ऊपर ऊपर जो भी कर रहे हैं 2nd ग्रेड वाले भी, ये अलग अलग शब्दों का अर्थ लिख लेना। तो ये हो गया एक विराम। एक शब्द है प्रविलंबन, रिप्रीव। प्रविलंबन, इसका मतलब ये है कि एक तरह से मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, कुछ समय के लिए टाल देना, आप ये समझ सकते हो।
परिहार, रिप्रीव, सजा को कुछ समय के लिए टाल देना, अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। ऐसा कब किया जाता है? ऐसा तब किया जाता है जब कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है, अपराधी है, उसने क्षमा की याचिका दायर कर रखी है या लघुकरण की प्रार्थना कर रखी है, राष्ट्रपति के पास उसकी रिक्वेस्ट आई हुई है और राष्ट्रपति उस प्रार्थना पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में है, तो और मान लो उसकी सजा का समय आ गया है, जो भी है, तो उसको कुछ समय के लिए वो अस्थायी तौर पर निलंबित कर देता है कि अभी रुक जाओ, हम इस पर विचार कर रहे हैं। ये प्रविलंबन है। अब एक शब्द आता है इंपॉर्टेंट, क्षमा, पार्डन, क्षमा। इसका मतलब है कि दंड, अपराधी को दंड से पूरी तरह से मुक्त कर देना, एकदम 100% मुक्त कर देना। क्षमा कर देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता है, बल्कि जो जिस अपराधी को दोष सिद्ध कर रखा था, यानी उसको अपराधी घोषित कर रखा था, वो ऐसी स्थिति में चला जाएगा जैसा कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं। जो पहले जब अपराध करने की सजा, जो कानून वानून उस अपराध का उस पर वो मुकदमा चला, उससे पहले जैसा था, वो आदमी वैसी स्थिति में चला जाएगा। यानी दंड समाप्त नहीं होता है केवल, बल्कि जो अपराधी, दोष सिद्ध अपराधी घोषित कर रखा था, वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं था, और पूर्णतः क्षमा होगा। व्यक्ति अपराध से पहले की स्थिति में आ गया, सजा के कारण जो अयोग्यताएं उत्पन्न हो जाती है वो भी समाप्त हो जाएगी। किसी व्यक्ति को सजा होती है तो हम देखते हैं उसको अयोग्यताएं भी उसकी बहुत सारी हो जाती है। वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो इतने साल के लिए ये नहीं हो सकता, वो 6 साल, वो साल, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे जब संसद पढ़ेंगे तब। तो फर्स्ट पेपर में तो स्पष्ट रूप से आपके है नहीं, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, लेकिन हम सारा पूरा संविधान ही पढ़ना है। सेकंड ग्रेड के सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर से रिलेटेड सिलेबस कर रहे हैं। जब फर्स्ट पेपर का सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर वो टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड में हमने पढ़ा दिए हैं, उन फर्स्ट पेपर में हमने पढ़ा दिए, उनके अलावा जो आपके एसएस सब्जेक्ट में जो आएंगे, जो टॉपिक है, उनको पढ़ाएंगे। फिर जो बच गया वो अगर हो सकता है उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कोई टॉपिक हो, उसको करा देंगे। उसको कराने के बाद फिर स्वाभाविक है जब हम पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का पेपर उठाएंगे तो उसमें तो गहराई से आएगा संविधान, और एक्स्ट्रा टॉपिक आएंगे, बचे हुए वहां करा देंगे। आरएस के कोई टॉपिक हैं जो हमारे इस दायरे से बाहर के हैं, उनको करा देंगे। तो एक पढ़ आप सारे सकते हो, थर्ड ग्रेड से लेके प्रीलिम्स तक, कोई भी, चाहे यूपीएससी का ही प्रीलिम्स क्यों ना हो, बस करंट से मुद्दे को जोड़ लेना। यूपीएससी में इतना अलग है, बाकी तो आरएस प्रीलिम्स तक आप कोई भी एग्जाम दो, इससे बाहर प्रश्न आने की बहुत कम संभावना बनेगी। तथ्यों की तो कोई सीमा नहीं होती है, बाकी आप थर्ड ग्रेड की तैयारी इससे कर सकते हो। रीट जिसको आप बोलते हो, जो भी आपका एग्जाम है, आप यहाँ से सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ सकते हो। आप हमारे इसी चैनल से, इसी वीडियो से जो अभी पढ़ रहे हैं आप, यही वीडियो आपका आरएस प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है। यही हमारा टॉपिक, यही वीडियो हमारा फर्स्ट ग्रेड के लिए सफिशिएंट है, यही सब इंस्पेक्टर के लिए सफिशिएंट है, यही आपका कोई भी और एग्जाम है, कोई भी बड़ा एग्जाम, यहाँ तक कि सीजीएल से रिलेटेड सारे इसमें कवर हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट साथ में लेके चल रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, करंट के अलावा यूपीएससी का प्रश्न भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो कॉन्सेप्ट की बात है और अपने संविधान की बात है, वो पूरा का पूरा यहीं से आएगा, वो तो बदल के आएगा नहीं। हाँ, करंट से कोई सवाल जोड़ देते हैं तो फिर बात अलग है, बाकी पूछा तो तब भी वही जाता है। अक्सर हम देखते हैं यूपीएससी में क्या ट्रेंड चला हुआ है, यूपीएससी में यही ट्रेंड है कि जो मुद्दा करंट में चल रहा है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, उन पर विशेष जोर दिया जाता है।
तो संवैधानिक प्रावधान तो हम सारा पढ़ ही रहे हैं, तो प्रीलिम्स में तो कहीं तक भी दिक्कत नहीं आती। हाँ, मेंस में लेखन शैली का सवाल है, उसके लिए अलग से पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वो अभी इसको कराने के संभावना नहीं है, क्योंकि समय अभाव में हम धीरे धीरे वैसे ही चल रहे हैं। तो पहले एक बार पूरा संविधान कंप्लीट हो जाए, फिर मेंस वगैरह के बारे में अलग से देखेंगे। चलो, तो ये हो गया आपका क्षमा। तो क्षमा में पूर्ण रूप से क्षमा हो जाता है व्यक्ति, और उसने ऐसा मानो कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया है। तो अब देखो राज्यपाल से थोड़ी सी तुलना। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान रखना, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, उसकी प्रकृति बदल सकता है, मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है, दंड की अवधि को कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड के मामले में क्षमा का अधिकार नहीं है। बाकी सभी अधिकार राष्ट्रपति के बराबर है, लेकिन केवल बस वो क्षमा नहीं कर सकता। यानी राष्ट्र मृत्युदंड को भी बदलकर आजीवन कारावास में बदल सकता है, उसकी प्रकृति बदल देगा, लेकिन वो पूर्णतः क्षमा करने का अधिकार नहीं है। तो ये केवल राष्ट्रपति को है। एक मामले में इस तरह भी अलग है कि राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल के द्वारा जो सजा प्राप्त व्यक्ति है उसको भी क्षमा का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल को इस मामले में नहीं है। तो अब एक मुद्दा ये भी आता है कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास जब ये क्षमा याचिकाएं आती है तो इनको कितने समय में पूरा कर लेना चाहिए, कितने समय में निपटा देना चाहिए इन याचिकाओं को। तो साथियों, इस बारे में कोई भी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में। तो ये इसी कारण से हम देखते हैं बहुत सारे केस पेंडिंग में भी रहते हैं। हालांकि 1983 में एक मामला आया था शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था अपना कि कार्यपालिका को इस मामले में एक नियम बना लेना चाहिए, अपने आप एक नियम बना लेना चाहिए कि ऐसी हर याचिका का निपटारा वो 3 महीने के भीतर कर दे, ज़्यादा समय ना लगाए, क्योंकि ज़्यादा समय लगाना अनावश्यक रूप से एक न्यायिक प्रणाली की जो विश्वसनीयता है वो संदेह के दायरे में आती है। तो हमारी न्यायपालिका संदेह के दायरे में ना आए, तो न्यायपालिका ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने ये कार्यपालिका को सुझाव दिया था। तो साथियों, सुझाव ही दिया है, आदेश नहीं दिया है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब ये है कि क्या राष्ट्रपति की क्षमा करने की जो शक्ति है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है क्या? क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा, ये सारे एक ही बात है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ये तो हिंदी अनुवाद और इंग्लिश में ही है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी एक ही बात है। तो जब राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया तो क्या सर्वोच्च न्यायालय या हमारी न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है? क्या उसके मामले को रद्द कर सकती है कि उसने माफ क्यों कर दिया, हमने दंड दे रखा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो, न्यायालय ने स्पष्ट कर रखा है कि सामान्यतः तो न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय लेने के जो आधार हैं, भाई किस आधार पर राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है, उनका पुनर्विलोकन नहीं करेगा, उनकी समीक्षा नहीं करेगा साधारणतः। लेकिन वह उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जहां राष्ट्रपति का निर्णय जो अनुच्छेद 72 के जो उद्देश्य हैं उनसे पूर्ण रूप से असंगत है, एकदम अलग है, एकदम मनमाना प्रतीत हो रहा है, तर्कहीन है। भाई किस आधार पे आपने किया, उसके तर्क ऐसे बिल्कुल तर्कहीन है, आपने माफ कर दिया। भेदभावपूर्ण महसूस होता है, असद्भावनापूर्ण महसूस होता है, तो फिर राष्ट्रपति के निर्णय का जो ये क्षमा आदि की शक्ति है इसका पुनर्विलोकन कर सकते हैं।
और 2006 में तो स्पष्ट कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग अगर राजनीतिक, धार्मिक या जातीय आधार पर किया जाता है तो फिर यह मान लो कि संविधान की अवहेलना करने के समान माना जाएगा। आपने संविधान का उल्लंघन कर दिया है, सीधा सीधा ये मान लिया जाएगा। तो 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपना भी स्पष्टीकरण दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्ति के प्रयोग के आधारों का पुनर्विलोकन कर सकता है। तो ये तो हो गई न्यायिक पुनर्विलोकन की बात। और देखो, वैसे उच्चतम न्यायालय ने जो ये राष्ट्रपति की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, इस बारे में बहुत सारे मामलों का अध्ययन किया है और अध्ययन करके कुछ सिद्धांत भी बनाए हैं, कुछ नियम बना दिए कि भाई देखो, जो दया याचिका करने वाला व्यक्ति है उसको राष्ट्रपति के समक्ष सामने नहीं ले जाया जाएगा, उसको मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, ताकि वो इमोशन टच ना हो। भाई उसकी फाइल जाएगी, वो व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं होगा। एक ये कि राष्ट्रपति साक्ष्य जो होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनका दोबारा से भी अध्ययन कर सकता है और उन सबूतों के आधार पर उसका विचार न्यायालय से अलग भी हो सकता है। ये खुद न्यायालय ने तय किया है कि राष्ट्रपति सबूतों का दोबारा अध्ययन कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार न्यायालय से अलग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही होंगे, फिर तो राष्ट्रपति का मतलब ही क्या हुआ उसके पास जाने का। ये भी कर रखा है। और एक ये कि जब क्षमादान की याचिका अगर राष्ट्रपति ने रद्द कर दी है तो दूसरी याचिका फिर नहीं की जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कुछ सिद्धांत है, ध्यान रखना है, संविधान में नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बहुत सारे मामलों का अध्ययन करके ये कुछ सिद्धांत बना दिए कि भाई व्यक्ति मौखिक रूप से सुनवाई नहीं कर सकता और राष्ट्रपति सबूतों का दोबारा से अध्ययन कर सकता है, उसका विचार न्यायालय से अलग भी हो सकता है और राष्ट्रपति के पास एक बार याचिका जाएगी, रद्द कर दी तो दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। देखो, इस बात की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के प्रयोग के लिए कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करे। ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, ये न्यायालय ने ही कहा है खुद। लेकिन ध्यान रखना कि विवेकाधीन का मतलब वो नहीं है कि कार्यपालिका से विवेकाधीन है, ये तो सिर्फ न्यायपालिका से विवेकाधीन की बात कर रहे हैं। यानी राष्ट्रपति की ये शक्ति का प्रयोग तो मंत्रिपरिषद ही करेगी या मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। तो एक ये बात भी यहां पे ध्यान रखनी है। और एक ये कि राष्ट्रपति ये बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसने जो निर्णय लिया है उसका आधार क्या है। भाई उससे कोई पूछा जाए कि आपने किस आधार पर निर्णय लिया है, तो राष्ट्रपति को ये आधार बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वो बाध्य नहीं है। ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने सिद्धांत बताए हैं। तो ये अनुच्छेद 72 से संबंधित हमारा टॉपिक था। और आप हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो। सबसे पहले लिखो राष्ट्रपति की क्षमा आदि राष्ट्रपति की क्षमा आदि प्रदान करने की तथा कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करने को लिख लो सस्पेंड। फिर है परिहार, रिमिट, REMIT, या लघुकरण करने, कम्यूट की शक्ति, लघुकरण करने की शक्ति। ये तो टाइटल लिख लो। फिर आप लिखो इस प्रावधान पर भारत शासन अधिनियम 1935, आयरलैंड के संविधान का अनुच्छेद 13(6) तथा आपराधिक दंड संहिता 1898 का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट, क्षमादान से संबंधित मामले राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है,
इससे संबंधित मामले गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 72, टाइटल डालो अनुच्छेद 72। इसमें लिखो, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वह अग्रलिखित मामलों में दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, ब्रैकेट में पार्डन लिख लो, उसका प्रविलंबन यानी रिप्रीव्स, REPRIEVES, कोमा विराम, विराम के ब्रैकेट में लिख लो रेस्पाइट्स, RESPITES, ब्रैकेट में ये, या परिहार, रिमिशंस, अथवा दंडादेश का निलंबन, निलंबन के ब्रैकेट में सस्पेंड, परिहार, रेमिट या लघुकरण, कम्यूट कर सकता है, कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आगे लिखे हुए मामलों में या अग्रलिखित मामलों में या निम्न मामलों में दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार, या दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। नंबर 1, नंबर 1 में लिखो, यदि दंड या दंड का आदेश, यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय, मिलिट्री कोर्ट द्वारा दिया गया है, सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है। नंबर 2 डाल के लिखो, यदि दंड या दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। नंबर 3, ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हो या फिर राज्यों से। नेक्स्ट, अब आप ये शब्द लिख लो, इनकी परिभाषा थोड़ी थोड़ी। लघुकरण, कम्यूट, एडिंग डालो, लघुकरण, इसकी परिभाषा लिख लो, लघुकरण क्या है। इसमें लिखो, दंड की प्रकृति बदल देना, दंड की प्रकृति बदल देना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना, या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना, ये तो लघुकरण हो गया। अगला है परिहार, रेमिट या रेमिशन, इसमें लिखो, इसका अर्थ है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। नेक्स्ट, विराम, रेस्पाइट, इसमें लिखो, इसका अर्थ है
दंड पाए हुए व्यक्ति की विशेष अवस्था के कारण, दंड पाए हुए व्यक्ति की विशेष अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। जैसे किसी गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना, या किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास दे देना। नेक्स्ट लिखो प्रविलंबन, या नहीं लिखा क्या हमने प्रविलंबन? प्रविलंबन रिप्रीव, इसका अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, ऐसा तब किया जाता है जब दोष सिद्धि अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना कर रखी होती है और राष्ट्रपति उस प्रार्थना पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में होता है, या निर्णय लेने की प्रक्रिया के अधीन है, या प्रक्रिया में होता है, यही ठीक रहेगा। उस प्रक्रिया में, उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो बस डिसीजन लेने वाला है, थोड़ा सोच समझने की जरूरत है, तो थोड़े दिन के लिए उसको आगे अस्थायी तौर पर निलंबित कर देता है। ये हो गया प्रविलंबन। दूसरा है क्षमा, सॉरी लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है क्षमा, पार्डन। ये मैंने परिहार लिख दिया, क्षमा चाहूंगा, परिहार या भी लिख दिया था, अब ध्यान आया मैंने रिप्रीव, ये था प्रविलंबन। बहुत बार ये गलतियां होती हैं, बोलते कुछ है लिखते कुछ है, लेकिन अंत तक याद आ जाती है, तो आप चिंता ना करें। प्रविलंबन हो गया था, क्षमा पार्डन, इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड से पूरी तरह से मुक्त कर देना, पूरी तरह से मुक्त कर देना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये तो इसका अर्थ हो गया, अब लिखो क्षमा कर देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता है, बल्कि दोष सिद्ध अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था, जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। और सजा के कारण जो अयोग्यताएं उत्पन्न हो गई थी वे भी समाप्त हो जाती हैं, वे भी समाप्त हो जाती हैं। यानी वो ये मान लो कि जो अपराध से पहले की स्थिति थी उसमें चला गया, बस ये समझ लो, उसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक तो ये हो गया, आगे लिखो, नोट करके एक नोट डाल के लिखो, संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमा संबंधी याचिकाओं, संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमा संबंधी याचिकाओं के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। शेर सिंह वाला उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि कार्यपालिका को इस मामले में स्वयं एक नियम बना लेना चाहिए कि ऐसी हर याचिका का निपटारा 3 महीने के भीतर कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन। इसमें लिखो, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्यतः न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय लेने के आधारों का पुनर्विलोकन नहीं करेगा, लेकिन वह उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जहां राष्ट्रपति का निर्णय अनुच्छेद 72 के उद्देश्यों से पूर्णतः असंगत हो या मनमाना, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण या असद्भावपूर्ण हो। नेक्स्ट, 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धार्मिक या जातीय आधार पर किया जाना संविधान की अवहेलना करने के समान माना जाएगा। संविधान की अवहेलना करने के समान माना जाएगा। संविधान की अवहेलना करने के समान माना जाएगा। नेक्स्ट, अतः इस तरह के मामलों में न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्ति के प्रयोग के आधारों का पुनर्विलोकन कर सकता है। यानी धार्मिक मामला, राजनीतिक मामला, जाति आधार पर मामला है, उसके आधार पर उसको छूट दी गई है, माफ किया गया है, या फिर अनुच्छेद 72 के जो प्रावधान है उनसे पूर्ण रूप से असंगत है, मनमाना लगता है, बिल्कुल तर्कहीन मामला लगता है, भेदभावपूर्ण लगता है, असद्भावनापूर्ण लगता है, वो सारे मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये न्यायालय के पास शक्ति है। नेक्स्ट, एक लिखो, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन करके कुछ सिद्धांत बनाए। नंबर 1, दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। नंबर 2, राष्ट्रपति साक्ष्य का या सबूतों का पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से अलग हो सकता है। नेक्स्ट, जब क्षमादान की या पहली याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, राष्ट्रपति यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय का आधार क्या है। तो साथियों, ये हमारा आज का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर, टाइम तो काफ़ी हो गया, ये भी एक ही टॉपिक को लेके हमने लगभग पौन घंटा ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने पढ़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।